अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज़ दोस्तों, अभी मैंने एक रिसर्च वीडियो बनाई थी अफ़गानिस्तान के ऊपर। उसके बाद भी उस पर कुछ काफ़ी डेवलपमेंट हुई है। हालांकि मेरी जो पाकिस्तान के ऊपर या कुछ इश्यूज़ पे वीडियोस होती हैं वो बहुत ज़्यादा व्यूज़ दे जाती हैं और वो रिसर्च वीडियो से ज़्यादा आसान बनानी होती है, लेकिन रिसर्च वीडियो पे बहुत ज़्यादा स्टडी करनी पड़ती है, मुख्तलिफ खोजना पड़ता है चीज़ों को, और उसके व्यूज़ भी इतने ज़्यादा नहीं मिलते। लेकिन ये मेरा एक शौक़ है कि मैं आपके सामने कुछ ऐसे इश्यूज़ भी लाऊं जो डायरेक्टली इंडिया पाकिस्तान को इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा नहीं करते, लेकिन ज़रूरी होता है। अफ़गानिस्तान की वीडियो पे मुझे जो फीडबैक मिला है, जो मैंने कमेंट्स नीचे देखे हैं, ज़्यादातर लोगों ने जो देखी है वो बहुत पसंद की है कि उनकी नॉलेज में कुछ चीज़ें आई हैं। तो इस बार मैंने चाइना के ऊपर काफ़ी रिसर्च की और एक वीडियो आपके सामने रख रहा हूँ चाइना के ऊपर। चाइना एक ड्रैगन है जो पूरी दुनिया को आस्ते आस्ते खा रहा है और उसको रोकना भी इस वक्त कोई किसी की पॉलिसी नहीं लग रही, बल्कि ऐसी चीज़ें हैं कि मैं ज़्यादा स्टडी कर कर के मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो गया। तो पहले मैंने कुछ इस पे रिसर्च रिपोर्ट्स भी पढ़ी हैं। एक टीवी चैनल ने इस पे काफ़ी बड़ी रिपोर्ट प्रिंट में भी लाए थे और टीवी पे भी लाए थे, तो उसके हवाले से मैं अपने असेसमेंट के साथ आपके सामने पहले वो चीज़ रखना चाह रहा हूँ कि चाइना है ना, उसके जो नेबर्स हैं ना, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं। एक्चुअली चाइना के पास जितने नेबर्स हैं ना, इतने दुनिया में किसी के पास नहीं है। दुनिया में सबसे ज़्यादा नेबर्स हैं ना, वो चाइना के पास हैं। तकरीबन 14 डायरेक्ट लैंड बॉर्डर्स चाइना के साथ लगते हैं। उसमें भारत, वियतनाम, फिलीपीन, ताइवान, साउथ कोरिया, जापान, जो कि चाइना के चारों तरफ हैं, उनसे इसके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। जबकि मंगोलिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और रशिया, उनके ताल्लुकात वक्ती तौर पे इस वक्त चाइना के साथ अच्छे हैं, अदरवाइज़ हिस्टोरिकली इनका इतना मेल नहीं खाता। और बाकी जो हैं बर्मा, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, ये ज़्यादातर ट्रबल कंट्रीज़ हैं और चाइना के लिए आसान होता है इन कंट्रीज़ को टैकल करना। अब मसला ये है कि दुनिया को देखना होगा कि चाइना का जो ड्रैगन है वो इस वक्त दुनिया को आस्ते आस्ते खा रहा है। वो ऐसे कि सबसे पहले आप ये देखें कि चाइना ने एक सीपेक शुरू किया था। अब ये नहीं है कि सीपेक उसने अचानक एक दिन ख्याल आया, अगले दिन 1.4 ट्रिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट है ये। खाली ये पाकिस्तान में नहीं है, 1.4 ट्रिलियन डॉलर का ये प्रोजेक्ट है जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब यूरोप पूरा तबाह हो गया था, आपको पता है कि यूरोप का टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह था, उसके रीबिल्डिंग के लिए एक मार्शल प्लान, रीबिल्डिंग ऑफ यूरोप बनाया गया था। ये 1.4 ट्रिलियन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ना जो चाइना का, वो उस मार्शल प्लान से 11 गुना ज़्यादा बड़ा है। और इसमें अभी तो सिर्फ सीपेक पाकिस्तान की हद तक देखें ना, तो चाइना की गवर्नमेंट की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 25.4 बिलियन डॉलर की है। बाकी क्या होता है कि देखें, ये जो आपके जो ये सीपेक और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो प्लान है ना, उसमें आप ये ना समझें कि सिर्फ एक ये रोड का प्लान है। इसमें हाईवेज हैं, हाई स्पीड ट्रेन्स हैं, पावर प्लांट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी और उसके लिए पावर प्लांट्स हर जगह लगाने हैं, पाइपलाइंस हैं, गैस और उनके लिए पाइपलाइंस, पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स, टेलीकम्युनिकेशन।
अब चाइना ये पाकिस्तान में तो जहाँ जहाँ रोड गुजर रही है वहाँ पे पाइपलाइन भी बना रहा है, एयरपोर्ट्स भी रास्ते में सारे वो कर रहा है, सी पोर्ट्स भी कर रहा है, पावर प्लांट्स भी लगा रहा है, ट्रेन्स के भी वो, ये कोलोनाइजेशन है। अब गिलगित बल्तिस्तान तो इस वक्त पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं है, चाइना के कंट्रोल में है। बलूचिस्तान का मकरान डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे ग्वादर वगैरह है, वो चाइना के टोटल कंट्रोल में है। और यही चीज़ चाइना इंसिस्ट करता है कि हम अफगानिस्तान, सऊदी अरब, ईरान से होते हुए तुर्की और फिर यूरोप, चाइना के रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव जो है ना, इसके लिए चाइना चाहता है कि एशिया, यूरोप, मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका के 60 कंट्रीज, 60 मुल्कों को कनेक्ट करना इस रोड के साथ। और जाहिर है चाइना का प्लान है तो चाइना फिर इसको पूरा टेक ओवर करेगा। अब हर मुल्क में चाइना का 60, और हमारे जो यूरोप और अमेरिका के जो पावर थिंक टैंक्स हैं ना, जो वो अभी उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। चाइना का अपना हम देखें कि चाइना किस तरह कहाँ से पहुँचा। चाइना की एक मशहूर प्रोवर्ब है कि 1000 माइल का सफ़र शुरू करने से पहले एक कदम उठाना पड़ता है। यानी कोई भी आप सफ़र शुरू करें, चाहे वो 1000 माइल का है, उसके लिए एक कदम उठाएंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। और उस पर चाइना बड़ा सीक्रेटली काम कर रहा है। आप यकीन माने कि 50 साल 60 साल पहले आज का चाइना आधा था। चाइना के जो बॉर्डर्स हैं, इसमें पाकिस्तान से तो डायरेक्ट बॉर्डर नहीं है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान और पीओके जो कि भारत के हिस्से हैं, उनके ज़रिए बॉर्डर लगता है। तो वो तो गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया है। बाकी जो नेबर्स हैं, रशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, अफगानिस्तान और 9 अदर, चाइना इनमें इन्फिल्ट्रेट करना चाहता है, लेकिन बड़ा खामोशी से आगे बढ़ रहा है। देखें, चाइना का आज का जो लीडर है ना, जी जिनपिंग, वो चाइना के जो माओ ज़ेतुंग था, जिसने एक मरे हुए चाइना को जिंदा किया कम्युनिज्म के नाम पे। फिर इसके बाद एक डेंग जियाओपिंग आया, और अब ये जी आया है ना, वो हिटलर वाली मेंटालिटी रखता है। लेकिन हिटलर एक पागल आदमी था, उसने अपनी पावर के अहंकार में सबसे लड़ पड़ा। इवन रशिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के खिलाफ नहीं था, लेकिन उसने रशिया पे भी हमला कर दिया, तो फिर रशिया को कूदना पड़ा, तो सबसे लड़ पड़ा इसकी वजह से। लेकिन चाइना बड़ा मीठा ठंडा तरीके से चल रहा है। और मैं समझता हूँ कि जिस हिसाब से चाइना ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अपने कंट्रीज़ को आगे बढ़ाया है, अपने चाइना की बाउंड्रीज़ को आगे बढ़ाया है, उसमें कोल्ड वॉर ने बड़ा किरदार अदा किया। क्योंकि कोल्ड वॉर में दुनिया 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई थी। एक हिस्सा था वो CIA चला रहा था, एक हिस्सा था वो KGB चला रहा था। दोनों की एक वॉर चल रही थी, जिसमें अफगानिस्तान, मिडिल ईस्ट, वियतनाम, साउथ एशिया में पार्शियली इंडिया को छोड़ के, उसमें चाइना जो है ना, वो खामोशी से अपनी तरक्की पे लगा रहा। चाइना ने एक चीज़ देख ली थी कि बगैर इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो चाइना ने अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दिया और मिलिट्री डेवलपमेंट करता रहा। चुपचाप एटम बम भी बना लिया, सारे मिसाइल भी कर लिए, सारा सबमरीन, एयरक्राफ्ट कैरियर, जेट फाइटर्स, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ड्रोन की आई, ड्रोन, हर चीज़ में चाइना ने अपना इस मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग किया। और ज़्यादातर चाइना का मेजॉरिटी, वास्ट मेजॉरिटी जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, वो सब लोकली मेड हैं। चाइना अपने मुल्क में खुद बनाता रहा। और CIA और KGB अपनी जंगें लड़ते रहे, चाइना की तरफ किसी का ध्यान नहीं किया। KGB के खिलाफ, यानी रशिया के खिलाफ, सोवियत यूनियन के खिलाफ, अमेरिका ने OPEC
का बड़ा किरदार अदा किया। ओपेक, ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ का जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो सऊदी अरब और दूसरे गल्फ़ के कंट्रीज़, ये सब अमेरिका के अंडर में थे। आज सऊदी अरब थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंट हो रहा है, अदरवाइज़ उस वक्त बिल्कुल अमेरिका के साथ साथ अमेरिका के इशारे पे चीज़ें चलाते थे। उसने किरदार अदा किया और वो बहुत अपनी जो प्रोडक्शन थी उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, जिससे दुनिया में तेल की प्राइसेस कम हुई और रशिया को इसका इफ़ेक्ट, सोवियत यूनियन को, बहुत ज़्यादा पड़ा। फिर अमेरिका ने सोवियत यूनियन में जो छोटी एथनिसिटीज़ थी, जो ऑक्यूपाइड कंट्रीज़ थे सोवियत यूनियन के, क्योंकि सोवियत यूनियन भी तो ओरिजिनली रशिया जो आज है उसने कितने मुल्कों पे कब्ज़ा किया था। उसमें काज़ाकिस्तान, अज़रबैजान, आर्मेनिया, उज़्बेकिस्तान, चेचनिया, यूक्रेन, बेलारूस और 9 और कंट्रीज़, इनमें नेशनलिज्म को उभारा। और फिर एक वक्त आया कि जब सोवियत यूनियन की इकोनॉमी कमज़ोर ज़्यादा हो गई और पॉलिटिकल लीडरशिप बहुत ज़्यादा तेज़ी से चेंज होने लगी। पहले तो ये होता था ना कि लेनिन आया, चलता रहा, क्रुश्चेव आया, चलता रहा, फिर स्टालिन आया, चलता रहा, एक ज़माने तक चलता रहा। इस तरह ये सब चलते रहे। ब्रेज़नेव आया, वो भी 17-18 साल। अमेरिका में हर 4 साल बाद इलेक्शन होते थे, मैक्सिमम 8 साल में प्रेसिडेंट चेंज हो जाता था। वहाँ पे रशिया में 4 प्रेसिडेंट चेंज हुए। प्रेसिडेंट तो नहीं, वहाँ पे पोलिट ब्यूरो के सेक्रेटरी जनरल होता था, तो 4 चेंज हुए लीडर। यहाँ पे मेरा ख्याल है 15-17 चेंज हो गए अमेरिका में। लेकिन अचानक फिर ब्रेज़नेव मरता है तो फौरन 82 में शायद ब्रेज़नेव मरा था, तो यूरी आंद्रोपोव को लाया। यूरी आंद्रोपोव मरा 2 साल के अंदर, तो चर्नेंको को लाए। चर्नेंको 2 साल में मर गया तो गोरबाचोव को ले आए। पॉलिटिकल लीडरशिप में इन्फिल्ट्रेशन की। नीचे जो किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान वगैरह जो 17 कंट्री थे, उनमें एथनिसिटी, नेशनलिज्म को भरा, आज़ादी की जंगें चलवाई वहाँ पे। बोरिस येल्सिन जैसे पॉलिटिशियन जो रशियन थे वो, और गोरबाचोव वो CIA के उसमें आए। रशिया अपनी जंग वहाँ पे हार गया और सोवियत यूनियन। और फिर कोल्ड वॉर ख़त्म होती है। अब सारा अमेरिका और यूरोप ने चाइना को खुला हाथ दे दिया। चाइना एक मॉन्स्टर बन गया। अब चाइना क्या कर रहा है कि अपने पड़ोसियों के साथ इसके अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं। वो कोशिश में है कि पड़ोसियों की जो टेरिटरीज हैं उन पे कब्ज़ा करे। जैसे अक्साई चीन किया, लेकिन चाइना की ख्वाहिश है कि लद्दाख और कश्मीर को, पूरा जम्मू एंड कश्मीर को हासिल कर ले। और पाकिस्तान खुशी खुशी POK गिलगित बल्तिस्तान की तरह चाइना के हवाले कर देगा। यहाँ इसकी कोशिश है कि यहाँ पे कोई नेहरू होता तो आज इंडिया में भी वो आसानी से लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर ले लेता। इसके अलावा अरुणाचल में चाइना का बड़ा कोशिश होती है कि इंडिया के ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ करता रहे। तो चाइना को रोकने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चाइना एक ओरिजिनली 1911 में 4.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का मुल्क था, और आज का जो चाइना है वो 9.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का कंट्री है, डबल से भी ज़्यादा। इसलिए कि चाइना ने 5 कंट्रीज़ पे कब्ज़ा किया। मंचूरिया नॉर्थ ईस्ट में, इनर मंगोलिया या साउथ मंगोलिया, तिब्बत, ईस्ट तुर्किस्तान और यूनान। ये आज़ाद मुल्क थे, ये किसी और देश के हिस्से थे। चाइना का हिस्सा खाली मेनलैंड चाइना था, लेकिन इसमें ये सब इजाफा हुआ। अब एक मिसाल ले लें कि मंचूरिया और मंगोलिया और ये ईस्ट तुर्किस्तान, तिब्बत, यहाँ मंदारिन ज़बान नहीं बोली जाती जो चाइना की है। इनकी एथनिसिटी भी टोटली डिफरेंट है। मंगोलियंस और मंचूरियंस ये माइनॉरिटी हैं, और चाइना, मेनलैंड चाइना जो है ना, मंदारिन स्पीकिंग चाइनीज़, ये 50% से भी कम इलाके वाले हैं। जब किंग डायनेस्टी थी चाइना की, जिसने 300 साल हुकूमत की 1644 से 1912 तक, वो आज के मेनलैंड चाइना की थी, मतलब जो ईस्ट तुर्किस्तान, तिब्बत वगैरह के अलग से थी।
1912 में मंचूरिया का कंट्रोल इन्होंने हासिल किया। ईस्ट तुर्किस्तान, जिसको के जिंगजियांग प्रोविंस का नाम दिया, जिसको उगर भी कहते हैं, ये ज़्यादातर तुर्किश और काजक लोगों की एथनिसिटी है। 1882 में चाइना ने, जब ऑटोमन एम्पायर कमज़ोर हुई तो इन पर कब्ज़ा कर लिया। साउथ मंगोलिया, जो कि नाम से ही पता चलता है कि मंगोलिया का हिस्सा है, जब चंगेज़ खान ने मंगोल खानेट कायम की थी तो ये मंगोलिया का हिस्सा था और बाद में ये मंगोलिया का हिस्सा चलता रहा। 1911 में चाइना ने इस पर कब्ज़ा किया। और तिब्बत तो लेटेस्ट विक्टिम है, और तिब्बत को इन्होंने लेटेस्ट अभी 1951 में हासिल कर लिया। तो चाइना को रोकने की सख्त ज़रूरत है कि जिस हिसाब से ये अपना एक्सटेंड कर रहा है। यूनान प्रोविंस, जिसको कि चाइना में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन के हवाले से और इकोनॉमिक ग्रोथ के हवाले से इम्पोर्टेंट हासिल है, ये 1274 में चाइना ने कब्ज़ा किया था इसके ऊपर। और इसकी एथनिसिटी, इसमें 25 मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती हैं। इसकी एथनिसिटी बर्मा से कनेक्टेड है। और तिब्बत जो था वो भारत का हिस्सा था, भारत के वेदों में इसका जिक्र है। और जब हिंदुइज़्म से बुद्धिज़्म निकला था तो बुद्धिस्ट यहाँ पे इबादत करने जाते थे। इसका तो चाइना से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं था। मैंने आपको ज़्यादा डिटेल में हिस्ट्री नहीं बताई, क्योंकि फिर हिस्ट्री ज़्यादा डिटेल में जाओ तो कुछ लोगों को बोरिंग लगती है। तो ये सारी सिचुएशन है। मेनलैंड चाइना के जो अपने मंदारिन स्पीकिंग ओरिजिनल चाइनीज़ पीपल हैं ना, उनको भी कोई लिबर्टी नहीं हासिल। देखें, ह्यूमन राइट्स आज के ज़माने में जो एक यूनिवर्सल चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स यूनाइटेड नेशंस का है, उसके तहत जो चीज़ें हैं ज़्यादातर वो आज के इंसानियत के दौर में ज़रूरी हैं। वो चाइना अप्लाई नहीं करता। चाइना में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। चाइना ने अभी मुजाहरे हुए थे, टाइनामेन स्क्वायर पे स्टूडेंट्स का मुजाहरा हुआ था, हज़ारों स्टूडेंट मार दिए थे। दुनिया खामोशी से देख रही थी। उनको प्रोटेस्ट करने की इजाज़त नहीं है। पीसफुल प्रोटेस्ट एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी का हिस्सा होता है, वो करने की इजाज़त नहीं है। वहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, वहाँ पे टोटल सेंसरशिप चलती है। आप सोच लें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नहीं है चाइना में, टोटल फ्रीडम ऑफ स्पीच ख़त्म है। लोगों को 16-16 घंटे काम करना पड़ता है, औरतों और मर्दों दोनों को। और ज़्यादातर लोग लोअर मिडिल क्लास की लाइफ गुजारते हैं। 16 घंटे काम करने के बाद इनके पास इतना एंजॉयमेंट का कोई लाइफ का नहीं होता। 14 से 16 घंटे घर घर में जो छोटी इंडस्ट्री के नाम पे चाइना ने वो किया है, वो छोटी इंडस्ट्री के लोग ज़्यादातर, अपनी इंडस्ट्री छोटी सी होती है, इसमें 8, 10, 20, 50, 100 लोग काम करते हैं। वो सब मुसलसल काम में ही लगे रहते हैं। और इनकी कोई सिविल लिबर्टीज़ नाम की कोई चीज़ नहीं, कोई ह्यूमन राइट्स नहीं, कोई सोशल सिस्टम नहीं है। कम्युनिज्म में भी ऑन पेपर तो कई चीज़ें होती हैं कि स्टेट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग इन लाइफ और दिस एंड दैट, वो सब नहीं है। तो चाइना का जो टोटल पॉपुलेशन है, चाहे वो ऑक्यूपाइड लैंड्स हैं, उगर, तिब्बत वगैरह, या मेनलैंड अपने ओरिजिनल चाइनीज़ लोग हैं, वो बिल्कुल दूर हैं सिविल लिबर्टीज से, ह्यूमन राइट से। अब ये है कि कौन बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा। चीज़ें तो बहुत हैं, चीज़ें तो करने को बहुत हैं। मैं इधर इसको रोकता हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि कौन करेगा। तिब्बत की गवर्नमेंट इन एग्जाइल धर्मशाला इंडिया में कायम है 1956 से। प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक रेजोल्यूशन करवाया था, एक एक्ट साइन किया था कि तिब्बत की गवर्नमेंट इन एग्जाइल को हम एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप के इस किस्म के मुख्तलिफ, क्योंकि उसने आइडेंटिफाई कर लिए थे कि दुनिया में प्रॉब्लम्स क्या हैं, उसको हटाना ज़रूरी था अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट का। अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त दुनिया को पता नहीं कहाँ लेके जा रही है। वो बेचारा दलाई लामा 1956 से गवर्नमेंट इन एग्जाइल कायम करके बैठा हुआ है, इवन इंडिया नहीं एक्सेप्ट कर रहा। अभी मेरी किसी इंडियन एक रिसोर्सफुल आदमी हैं, उनसे मेरी बातचीत हो रही थी। मैंने कहा कि इंडिया सिंधु देश या आज़ाद बलूचिस्तान की गवर्नमेंट इन एग्जाइल को एक्सेप्ट करेगा।
बोले 1956 से तिब्बती बैठे हुए हैं। तिब्बत तो हमारा हिस्टोरिकल पार्ट रहा है। दलाई लामा इधर बैठा हुआ एक अनडिस्प्यूटेड लीडर है। आपके सिंध और बलूचिस्तान के तो 50-50 लीडर अपनी अपनी दुकान चला रहे हैं। जब तिब्बत का अनडिस्प्यूटेड लीडर इधर एक बैठा हुआ है, उसको नहीं एक्सेप्ट कर रहे, तो हम क्या करेंगे और किसी को कैसे करेंगे? ये इस वक्त सिचुएशन है। तो चाइना को कौन कंट्रोल करेगा? तिब्बत को कौन आज़ाद कराएगा? इसी तरह उइगर, पूरी दुनिया में पता है कि सबसे ज़्यादा ह्यूमन राइट्स वायोलेशन अगर चाइना कर रहा है तो वो उइगरों का कर रहा है, वो ईस्ट तुर्किस्तानियों का कर रहा है। कौन उसको रोकेगा? कोई नहीं उसको एक्सेप्ट कर रहा। गवर्नमेंट इन एग्जाइल अमेरिका में कायम की गई है, लेकिन अमेरिकन गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही। तो इस सारे सिनारियों में अब जो नज़र आया, अमेरिकन स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन साहब ये पहुंचे चाइना 8 जून को, और जो ताइवान को हवा दे रहे थे आज़ादी के लिए, वहाँ पे बैठ के कह दिया कि वी डोंट बिलीव इन ताइवान्स इंडिपेंडेंस। डायरेक्ट कह दिया कि हम ताइवान की इंडिपेंडेंस। अच्छा भाई, एक ज़मीन का टुकड़ा है जहाँ पे करोड़ों लोग रहते हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े से सबसे ज़्यादा सेमी कंडक्टर बनाता है, वो अगर इंडिपेंडेंस उसकी तुम नहीं मानते तो वो फिर ऑक्यूपाइड है। किसका ऑक्यूपाइड है? यानी तुम चाइना की ऑक्यूपेंसी उस पर एक्सेप्ट करते हो। हिस्ट्री ये कहती है कि चाइना जो आज का चाइना है, उस पर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की हुकूमत थी। ये कम्युनिस्टों ने आके, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने उनको ओवरथ्रो किया, तो वो सारे भाग के। पहले तो सिविल वार चलती रही, फिर सिविल वार रुकी जिसमें लाखों लोग मारे गए। तो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की जो पार्टी थी वो आके ताइवान में बैठ गई। तब से ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। और 1949 तक तो चाइना को मेंबरशिप भी यूएन की नहीं दी गई थी। 45 में जब यूएन बनी थी तब तो इसके पास वीटो पावर के साथ आ गई थी, फिर सस्पेंड हो गई थी, और मेरा ख्याल है 60s-70s में आके रिस्टोर हुई थी। लेकिन पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को अब कोई मानता नहीं है ताइवान को। तो ब्लिंकन साहब कहते हैं हम उसकी आज़ादी पे बिलीव नहीं करते। अभी हमारी अमेरिका की ट्रेजरी सेक्रेटरी, वजीर खजाना, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस अफेयर्स के लिए जेनेट येलेन चाइना गई 4 दिन के लिए। जब ये चाइना के ट्रेजरी मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर से मुलाकात करने गई तो दुनिया थू थू कर रही है। वो गई और वो दूर से यूं यूं झुक के 4-5 बार झुक के उसको हाथ मिलाने गई। तो अमेरिका तो इस वक्त चाइना के हाथ में खेल रहा है, और उसके लिए अमेरिका की शायद मजबूरी है। क्या मजबूरी है मैं आपको बताऊं? आप कहोगे कि यार ये क्या अमेरिका का ड्रामा है। देखें, चाइना के इक्विटीज और कॉरपोरेट बॉन्ड्स, जो दुनिया के कंट्रीज होते हैं वो इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करते हैं ना, 70% अमेरिका और यूरोप के हैं। 70%। आप ये देखें कि चाइना में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंग्लैंड, यूरोप और अमेरिका की $492 बिलियन है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट $1.39 ट्रिलियन है। अब इनडायरेक्ट क्या होती है? इनडायरेक्ट होती है कि आपने पनामा लीक्स का नाम सुना होगा। मुख्तलिफ टैक्स हेवन्स हैं, सॉरी सेक्स हेवन्स नहीं, टैक्स हेवन्स हैं, लाइक लक्समबर्ग है, वो सेचिल्स है, और इस तरह के छोटे छोटे जजीरे हैं जहाँ पे कंपनियां टैक्स फ्री काम करती हैं। तो ये जो बड़े बड़े टाइकून्स होते हैं ना, ये अपना टैक्स बचाने के लिए उधर पैसे रखते हैं, और फिर उन कंपनियों के जरिए चाइना में $1.39 ट्रिलियन, टोटल तकरीबन $2 ट्रिलियन की अमेरिका, यूरोप और इंग्लैंड की चाइना में इन्वेस्टमेंट है। $2 ट्रिलियन, $2000 बिलियन। ये चाइना को कमज़ोर करेंगे, ये तो चाइना को और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं।
एप्पल को ले लो, जिस कंपनी को ले लो, चाइना में अपना वो लगा रहा है। जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, इराक में, सीरिया में, लीबिया में हमला करते हैं कि डेमोक्रेसी नहीं है इसलिए वहाँ डेमोक्रेसी ला रहे हैं। जहाँ टोटल डिक्टेटरशिप है, जहाँ पे कोई सिविल लिबर्टीज, ह्यूमन राइट्स नहीं है, वहाँ पे भाई साहब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं $2 ट्रिलियन की, और फिर यूं जाके यूं मिल रहे हैं। तो फिर दलाई लामा ने अभी ऐलान कर दिया कि हम आज़ादी नहीं चाहते। हमने बहुत साल पहले फैसला कर लिया कि हम आज़ादी नहीं चाहते, हम चाइना का हिस्सा बन के रहना चाहते हैं। चाइना अब बदल रहा है। चाइना ऑफिशियली और अनऑफिशियली मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और मैं भी तैयार हूं। तो भाई साहब फिर यहाँ पे क्यों बैठे हो इंडिया में? फिर निकलो, जाओ उधर, मरो। कोई तिब्बत में आज़ादी नहीं है बुद्धिस्टों को, रोज ऑपरेशन होते हैं, वहां से तो खबर निकलती नहीं है। लेकिन अब वो भी देख रहा है कि 1956 से आज 2023, 44 और 23, 67 साल हो गए। 67 साल से हम आज़ादी की कोशिश कर रहे हैं, कोई घास ही नहीं डाल रहा। तो कुछ ले दे के चलो ख़त्म करें। ये हालत है। चाइना के अंदर ऑपरेशन यानी जुल्म इतना ज़्यादा है, लेकिन इनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता, उल्टा चाइना को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। ये वेस्ट का चेहरा देख लें आप। $2 ट्रिलियन तकरीबन 1.89 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनकी है। तो फिर ये चाइना के खिलाफ कैसे वो करेंगे? कभी इंडिया को पुश कर रहे हैं, लड़ पड़ो चाइना से, कभी ताइवान को यूक्रेन बनाने के चक्कर में। मेरे पास अब देखें आधा घंटा हो गया, आप लोग कहोगे कि यार ये तो बोलता बहुत है, लेकिन टॉपिक बहुत बड़ा है। अभी मेरे पास फॉरेन अफेयर्स मैगजीन है जो, उनका एक पूरा रिपोर्ट आई है ताइवान के ऊपर। मेरा मतलब उस पर मेरे को आधा घंटा लग जाएगा। तो मैं अब कैसे आपको ज़्यादा बोर करूं, तो इसलिए मैं यहाँ पे रोक देता हूँ। ताइवान के हवाले से भी देखें, दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर बनाता है, चिप्स बनाता है, जो सारे वेपनरी में, सारे कंप्यूटर्स में, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स में, मोबाइल्स में, सब में यूज़ होता है। और दुनिया का तकरीबन वो अकेला प्रोड्यूस करता है। तो जिस तरह यूक्रेन पर रशिया ने हमला किया और अमेरिका ने अपनी प्रॉक्सी वार वहाँ पे लगाई, तो दुनिया में एनर्जी प्रोडक्ट्स की क्राइसिस और ग्रेन क्राइसिस आया। अगर ताइवान में किया तो दुनिया कहाँ जाएगी भाई? अगर चाइना ने ताइवान पर हमला कर दिया और अमेरिका ने वहाँ पे प्रॉक्सी शुरू की और सेमीकंडक्टर की प्रोडक्शन बंद हो गई, तो पूरी दुनिया का निज़ाम ही ठप हो जाएगा। इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल्स, सारे वेपन्स ड्रोन में इस्तेमाल होता है, सारे मिसाइलों में, हर चीज़ में इस्तेमाल होता है आजकल। तो सारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम टेक्नोलॉजी पे चलता है। कहाँ जाएगी दुनिया? उसके ऊपर एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट है, वो फिर कभी आपके सामने रखूँगा। लेकिन इस वक्त चाइना को एक ड्रैगन बना हुआ है, उसको रोकने के लिए कोई तैयार नहीं। उसके इम्पीरियलिस्टिक डिज़ाइन में 60 कंट्रीज़ का कंट्रोल हासिल करना है, जिसमें पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान तो हो चुके हैं। अफ़गानिस्तान ने सब कुछ चाइना के हवाले करना शुरू कर दिया। वो मैं अफ़गानिस्तान पे एक रिपोर्ट बना रहा हूँ, उसमें आपको मतलब अफ़गानिस्तान, तुर्की और पाकिस्तान के हवाले से एक रिपोर्ट है, 2-3 दिनों में वो भी पेश करूँगा। उसमें आपको बताऊँगा कि अफ़गानिस्तान ने चाइना के हवाले कौन कौन से सेक्टर्स करने शुरू कर दिए हैं। तो बढ़ता जा रहा है। नॉर्थ अफ्रीका, अफ्रीका के कई कंट्रीज, साउथ अमेरिका के कई कंट्रीज चाइना ने कंट्रोल हासिल कर लिया है। तो लेट्स सी दुनिया रोक सकती है इस ड्रैगन को कि नहीं। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप सपोर्ट।